हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 के लिए पोएट्री से चौथा लेसन फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। और इस कविता को लिखने वाले कवि का नाम है थॉमस ग्रे और जिनका जन्म 1716 ईस्वी में हुआ था और जबकि इनकी मृत्यु 1771 ईस्वी में हो गया था। वास्तव में ये जो कवि हैं थॉमस ग्रे, यह एक बैचलर कवि थे, अर्थात ही वाज अनमैरिड। और इन्होंने इस कविता के बारे में जो लिखा है, इस कविता के माध्यम से हम सभी लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आखिरकार मृत्यु एक सत्य और अटल चीज है जो एक न एक दिन हर एक लोगों का होना है। तो ऐसे में हमें किसी भी चीज का गर्व अथवा अभिमान नहीं करना चाहिए। इस कविता में कुछ गरीब लोग हैं जिनकी कुछ कब्रें हैं जो एक गांव से संबंधित हैं, और उन गरीब लोगों की कब्रें उनके सामने वह खड़ा है और कवि उन कब्रों को देख करके बहुत ही दुखी है। और उसके अलावा उसके साथ और कोई नहीं है। संध्या काल का समय है और उन कब्रों को देखते हुए इस कविता को ये लिखते हैं और यही संदेश देते हैं कि सचमुच में किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, एक न एक दिन उसका मृत्यु निश्चित है। और इसलिए किसी भी तरह के गर्व करने वाले लोगों को किसी भी प्रकार का अभिमान या घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु एक अटल सत्य है जो एक न एक दिन अवश्य संभावी है। तो आइए अब हम देखते हैं पोयम के बारे में। तो ये जो पोयम है, वैसे तो यह लांगर पोयम है और इसके बावजूद भी उसमें से कुछ पंक्तियों को हटा दिया गया है। बीच में कट कट आप देख रहे हैं, तो इसमें से कुछ पंक्तियां हटा दी गई हैं और कुछ मुख्य पंक्तियों को इसमें रखा गया है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टेंजा की व्याख्या हम लोग देखते हैं। कवि कहता है, द कर्फ्यू टोल्स, गिरजाघर की घंटी बजती है, द नेल ऑफ पार्टिंग डे, और उसकी नेल माने साउंड से, उसकी आवाज़ से पता चलता है कि दिन अब अस्त हो गया है। जैसे सूर्यास्त हो जाता है तो लंदन में जो गिरजाघर हैं उनमें घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। तो इस तरीके से गिरजाघर की घंटी कवि को सुनाई दे रहा है, जो कवि एक कब्रिस्तान में खड़ा है और जहां उसके सामने तमाम कब्रें हैं। और उसी समय वह घंटियों को बजते हुए सुनता है और क्या कहता है कि गिरजाघर की घंटियां बज रही हैं, और इसका मतलब है कि उसकी आवाज़ से पता चलता है कि दिन अब अस्त हो गया है, समाप्त हो गया है। द लोविंग हर्ड वाइंड स्लोली ओवर द ली, और कुछ पशु लोग हैं जो चारागाहों से, यानी ली माने चारागाह होता है, चारागाहों से स्लोली माने धीरे धीरे, वाइंड का मतलब हवा में झूलते हुए, रंभाते हुए लौट रही हैं। द प्लाउमैन, और जो किसान हैं होमवर्ड, वह भी घर की ओर, प्लाट्स हिज वेरी वे, अपने खेतों को जोत कर थका मादा हुआ अपने घर की ओर लौट रहा है। यानी कि पशुओं का एक समूह है और उसको कभी उस पर नज़र पड़ता है और देखता है और कहता है कि कुछ पशु लोग हैं जो रंभाते हुए, झूलते हुए, हिलते हुए अपने घर की ओर जा रहे हैं, चारागाहों से लौट रहे हैं। और जबकि थका हुआ किसान, एक ऐसा किसान है जो मेहनत करके अपने खेतों को जोत करके और अपने घर की ओर लौट रहा है। और गिरजाघर की घंटी बज रही है, इसे पता चला दिन भी अस्त हो गया है। एंड लीव्स द वर्ड एंड टू डार्कनेस एंड टू मी, और उस स्थान पर केवल कवि और अंधेरे के अलावा और कोई नहीं है। इस कविता से, इस स्टेंजा से स्पष्ट हो जाता है कि कवि अकेले ही कब्रिस्तान में खड़ा है
और जबकि अंधेरा होने को है और सूर्यास्त हो चुका है, पशुओं का समूह घर की तरफ लौट रहा है। किसान भी अपने खेत को जोत करके घर की तरफ जा रहा है। कवि के कहने का आशय है सभी लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं, जबकि कवि अकेले ही उस अंधेरे में कब्रिस्तान में खड़ा है। तो वह उन कब्रों को देख रहा है और आगे क्या कहता है, बीनीथ दोज रस्ट एल्म दैट यू ट्रीज सेड। अब आगे कवि कहता है कि उन एल्म के वृक्षों, भद्दे भद्दे जो एल्म के वृक्ष हैं, उन एल्म के वृक्षों, दैट यू, और जो यू भी है सदाबहार वृक्ष जिसे कहेंगे, उसके उस वृक्षों की छाया, ट्रीज शेड लिखा है, छाया के नीचे, बीनीथ माने नीचे, उन भद्दे भद्दे एल्म तथा यू जो सदाबहार वृक्ष हैं, उन वृक्षों की छाया के नीचे, where heaps the turf in many a mouldering heap, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा घासें, where heaps माने ढेरों में, बहुत ज़्यादा ढेरों में कब्रें हैं और जिनके ऊपर घासें उगी हुई हैं, टर्फ माने घासें उगी हुई हैं, इन मेनी ए मॉल्डरिंग हीप, और तमाम प्रकार से उभरी हुई कई संख्या में दिखाई दे रही हैं। ईच इन हिज नैरो सेल, और आगे कवि कहता है कि प्रत्येक लोग अपने उस सकरी सी कोठरी में अर्थात कब्र में फॉर एवर लैड, हमेशा हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। और ये लोग कौन हैं? द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट स्लीप। हैमलेट का मतलब होता है स्मॉल विलेज। पास ही में एक छोटा सा गांव था और उसी गांव के जो पूर्वज हैं, फोर फादर्स हैं, वही लोग इसमें जो उदास या निराश गरीब फोर फादर्स हैं, पूर्वज हैं, वो इस कब्रों में, अपने छोटी सी सकरी सी कब्रों में, कोठरी में हमेशा हमेशा के लिए सो रहे हैं। लैड फॉर एवर लैड, यानी हमेशा के लिए सो रहे हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेन ब्रीथिंग मार्न। अब आगे कवि कहता है द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेन ब्रीथिंग मार्न। मार्न माने मॉर्निंग, सुबह काल की ठंड ठंड और फूलों से सुगंधित हवाओं की जो काल माने आवाजें हैं। इंसेन माने होता है फूलों से सुगंधित, ब्रीथिंग माने हवाएं, और ब्रीजी माने ठंड ठंड हवाओं की जो काल मीन्स आवाजें हैं। यानी प्रातः काल की, कवि के कहने का आशय है कि प्रातः काल में कितना भी सुगंधित और ठंड ठंड हवाएं अपनी जोर जोर से आवाज लगाएं। द सालो ट्विटरिंग फ्रॉम द एक्स्ट्रा बिल्ट शेड, अथवा कोई भी आबाबिल पक्षी अपने घास फूस की बनी हुई घोंसलों में से कितना भी चहचहाए, अर्थात सुंदर गीत गाए। एक्स्ट्रा बिल्ट शेड माने होता है घास फूस की बनी हुई झोपड़ियों में से या अपने घोंसलों में से। और सालो ट्विटरिंग का मतलब हुआ आबाबिल पक्षी चहचहा रही हों, तो चाहे प्रातः काल की कितनी भी सुगंधित और ठंड हवाओं की आवाजें हों, अथवा घास फूस की बनी हुई अपने घोंसलों में से आबाबिल पक्षी कितना भी चहचहाएं। द काक्स श्रिल क्लैरियन, और कोई भी जो काक्स मुर्गे हैं उनकी जो तीखी आवाजें हैं, क्लैरियन मीन साउंड, और श्रिल माने तीखा, उनकी तीखी और कर्कश जो आवाजें हैं कितना भी जोर से बाग दें। यानी कवि के कहने का आशय है कि कोई भी मुर्गा कितना भी जोर से बाग दे। आर अथवा द इक्विन हार्न, या शिकारी अपने, इक्विन हार्न का मतलब हुआ कि शिकारी अपने कितना भी जोर से, यानी कि शिकारी जो है अपने भोंपू को कितना भी जोर से बजाए, परंतु क्या होगा? नो मोर शैल रोज देम फ्रॉम देयर लवली बेड। इन पूर्वजों को जो अपने कब्रों में उस तुच्छ बिस्तर में पड़े हुए हैं, उनसे कोई भी कभी भी उठा नहीं पाएगा। तो इस तरीके से इस स्टेंजा की यह व्याख्या है। अब आप देखिए नेक्स्ट स्टेंजा, अगला स्टेंजा क्या है, अब इसको आप देखिए। तो अगला स्टेंजा है लेट नॉट एम्बिशन। अब जो है कवि कहना चाहता है कि हे महत्वाकांक्षी लोगों, लेट नॉट एम्बिशन। एम्बिशन का मतलब महत्वाकांक्षा होता है, लेकिन यहाँ महत्वाकांक्षा से नहीं अर्थ लिया जाएगा। यहाँ
महत्वाकांक्षी लोगों से मतलब है। तो कवि कहना चाहता लेट नॉट एम्बिशन, हे महत्वाकांक्षी लोगों, मार्क दियर यूजफुल टॉयल, ऐसे इन लोगों के उपयोगी कठोर कार्यों का मार्क माने उपहास मत करो। डियर होमली जॉयज, और इनके साधारण आनंदों का उपहास मत करो। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, और इनके जो भाग्य हैं, और वह भी जो ऑब्सक्योर का मतलब अज्ञात भाग्य हैं, इनके भाग्य में क्या लिखा है पता नहीं है, इनका मजाक न उड़ाओ। नार ग्रेंजर, और जो बड़े घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, हियर विथ ए डिस्डेनफुल स्माइल, उन्हें किसी भी तरह से घृणाप्रद मुस्कुरान से भी नहीं सुनना चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, ऐसे गरीब लोगों की संक्षिप्त और लघु कहानियों के बारे में जो बड़े लोग हैं उन लोगों को घृणाप्रद मुस्कुरान से सुनना भी नहीं चाहिए। कवि के कहने का आशय है कि जो महत्वाकांक्षी लोग हैं या बड़े लोग हैं, इन लोगों को ना तो ऐसे गरीब लोगों के साधारण किस्म के आनंदों और भाग्यों पर मजाक करना चाहिए, और ना ही तो घृणाप्रद मुस्कुरान से अगर कोई दूसरा मजाक कर रहा हो तो सुनना भी नहीं चाहिए। और क्यों नहीं चाहिए, अब इससे आगे आप जो है नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, अगली स्टेंजा क्या है। अब आगे कवि कहना चाहता है कि द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, क्योंकि वैभव की सेखी मारने वाले लोगों, द बोस्ट ऑफ हेराल्डरी, द पाम्प ऑफ पावर, अथवा शक्तियों की सेखी पखारने वाले लोगों। कवि अंत में ये कहना चाहता है कि हे वैभवशाली लोगों, जो तुम्हें अपने वैभव का धन का बड़ा घमंड है, हे घमंडी लोगों, यानी घमंड करने वाले लोगों, धन का गर्व करने वाले लोगों, या शक्तियों का घमंड करने वाले लोगों, किसी के पास अगर कोई शक्ति है उसका घमंड करने वाले लोगों, या सेखी मारने वाले लोगों। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सभी प्रकार के जो लोग सुंदर हैं या सभी प्रकार की सुंदरता का भी अगर कोई सेखी मारता है तो ऐसे लोगों को ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, अथवा किसी भी प्रकार के धन दौलत या किसी भी तरह की संपत्ति को पा जाने के बाद उस पर गर्व करने वाले लोगों। कवि ने अंतिम स्टेंजा में किसी को छोड़ा नहीं है, सभी को ले लिया है, चाहे धन की सेखी मारने वाले लोग हैं, चाहे शक्ति की सेखी मारने वाले लोग हैं, चाहे अपनी सुंदरता की सेखी मारने वाले लोग हैं, या किसी भी प्रकार के वैभव या धन दौलत पर सेखी पधारने वाले जो लोग हैं, उन सभी लोगों को इन्होंने जागरूक किया। और क्या कहा, अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर, जो यहाँ इनवाइटेबल हावर है, यानी कि जो एक तरह से अवसंभावी क्षण जो आएगा, जिसको आप मौत कह सकते हैं, मृत्यु कह सकते हैं, तो कवि कहना चाहता अवेट्स अलाइक द इनवाइटेबल आवर। द इनवाइटेबल आवर माने डेथ, जो मृत्यु है ना वो सबको समान रूप से इंतजार करती है। अर्थात मौत एक ऐसी चीज है, इसमें ये नहीं देखेगी कौन धनी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, सभी लोगों को समान रूप से इंतजार करती है। और अंतिम पंक्ति में कवि कहना चाहता द पास ऑफ ग्लोरी लीड, हाँ बहुत तरह का सम्मान और धन दौलत अर्जित करने वाले लोग हैं और सोचते हैं कि हमको सम्मान मिले, हम बहुत आगे बढ़ें, तो पास ऑफ ग्लोरी लीड, बढ़ती जरूर है, बट टू द ग्रेव, लेकिन जाति कहाँ है, वह कब्र में ही विश्राम करती है। यानी चाहे जितना कवि के कहने का आशय है, चाहे जितना कोई नाम कमा ले, पैसे या धन दौलत कमा ले, आखिरकार अंत में कब्र में ही जाके विश्राम करना है। तो इस प्रकार से यह कविता सचमुच में एक बहुत ही प्रेरणादायी कविता है, पोयम है, जिसको थॉमस ग्रे ने लिखा हुआ है, और वाकई में बहुत शानदार ये कविता है, और इससे सभी को प्रेरणा मिलती है, कोई भी हो। तो इस तरीके से इसको लिखने वाले कवि का नाम है थॉमस ग्रे। अब ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, और इसके साथ साथ ये वीडियो भी अब यहीं पर समाप्त होता है। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि मैं तो यही आशा करता हूँ कि आपको ये पोएम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और फिर भी यदि आपको कोई पॉइंट्स छूट रहा हो या नहीं समझ में आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हैं और उसका उत्तर आपको दिया जाएगा।
वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि हर प्रकार से हर एक शब्दों को उसकी व्याख्या मैंने किया है और आशा यही है कि आप समझ गए होंगे। तो अब हम यही कहेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी मैं नए नए वीडियोज़ बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंच सके और आप उसका समुचित लाभ उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।